बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। Here we have for the following data at 298 Kelvin on the hydrolysis ethyl acetate in the presence of hydrochloric acid shows that it is a first order reaction। हमें ये बात शो करनी है कि ये फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है। जब भी आपके पास इस तरह का डेटा आए और आपसे कहा जाए कि आप इस बात को शो करें कि ये फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूटिलाइज़ करनी है और उस ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूटिलाइज़ करते हुए हर वैल्यू पर आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। और अगर हर वैल्यू पर जो रेट कांस्टेंट है वो वाकई में कांस्टेंट आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो वाकई में उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक, बट अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल अगर पहले की 0.03 आई, सेकंड की 2 आ रही है, थर्ड की 4 आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपको डेटा गिवन है इसकी हर वैल्यू की रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आप देखेंगे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू वाकई में कांस्टेंट आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाकई में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपको डेटा ये गिवन है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर आपको वॉल्यूम ऑफ अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। ठीक है, तो अब आप देख लेते हैं कि 0 मिनट पर इतना वॉल्यूम है, 25 मिनट पर इतना वॉल्यूम है, 40 मिनट पर इतना वॉल्यूम है, और ये सारे वॉल्यूम्स आपको गिवन है। और इन्फिनिटी पे आपको 42.1 गिवन है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है कि रिएक्शन जो है बहुत टाइम हो चुका है, उसको इनफाइनाइट टाइम हो चुका है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर वॉल्यूम गिवन है। सही, तो अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो होती है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग नेचुरल आपने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए आपने 2.303 का फैक्टर यूज़ किया। सही, अच्छा, ए इज़ बेसिकली इनिशियल कंसनट्रेशन। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन है, बट आपको यहाँ पर कोई कंसनट्रेशन गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे क्या चीज़ें गिवन है, सिर्फ वॉल्यूम्स गिवन है। तो इसका मतलब है कि आपको कंसनट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए इज़ बेसिकली इनिशियल कंसनट्रेशन। अब आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या चीज़ होगी, तो वो आप देख लें कि वॉल्यूम आपके पास 0 मिनट पे गिवन है और इनफाइनाइट पे गिवन है। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम आपके पास आएगा वो क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा। 0 मिनट पर वॉल्यूम मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इनफाइनाइट का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो कंप्लीट चीज़ आएगी। वो कंप्लीट चीज़ ही बेसिकली क्या होगी, आपके पास इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल कंसनट्रेशन होगी। ठीक है, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसनट्रेशन। सही, तो आपने क्या किया, टी इनफाइनाइट माइनस टी नॉट कर दिया, उसका जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास पुट कर दिया आपने 22.9। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या है, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स इज बेसिकली रिमेनिंग कंसनट्रेशन। रिमेनिंग कंसनट्रेशन हर टाइम इंटरवल पर चेंज होती है, तो आप क्या यहाँ पे क्या करेंगे, टी इनफाइनाइट माइनस टी टी कर देंगे। टी इनफाइनाइट टी टी का मतलब ये है कि फाइनल को इनिशियल से माइनस करते चले जाएंगे, यानी कि हर टाइम इंटरवल पर आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है उसको भी इनफाइनाइट से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है वो रिमेनिंग कंसनट्रेशन आ जाएगी। ठीक, तो आपने यही किया है और ये करते हुए काम अपने हर टाइम इंटरवल पे के की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और जब आपने के की वैल्यूज़ फाइंड आउट की तो यहाँ पर मैंने जो के की वैल्यू निकल रही है वो मेंशन नहीं की है। अब आपका काम ये है कि इसको आप पूरा सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट करने के बाद आप के की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें खुद से और देखें कि के की वैल्यूज़ वाकई में कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब है कि ये वाकई में उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। सही, अच्छा, एक और आपके पास न्यूमेरिकल है बिल्कुल इसी किस्म का थोड़ा सा, कि इन द सपोनिफिकेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड शो दैट द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। एक आपके पास मिथाइल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपने सपोनिफाई करवाया, सपोनिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाया, तो उसके बाद आपके पास एक ऑर्डर ऑफ जो डेटा आया उससे ये पता लग रहा था कि सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब ये अगेन कैसे पता लगेगा कि आपको सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कि आप हर टाइम इंटरवल पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ होंगी फाइंड आउट करेंगे, और करने के बाद अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ कांस्टेंट आ रही हैं वाकई में, तो इसका मतलब है कि वाकई में वो उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो आपने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको मालूम है वो क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/t एक्स डिवाइड बाई इंटू माइनस एक्स, एक्स डिवाइड बाई इंटू माइनस एक्स। ठीक,
तो आपने क्या किया, हर वैल्यू पर जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी वो अप्लाई की और आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। यहाँ पर सिंपल आपने यही काम किया हुआ, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस थी उसमें वैल्यूज़ पुट की और के की वैल्यू फाइंड आउट की, और इसमें ऐसी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा, के की वैल्यू आप देख लें कि क्या क्या आ रही है। यहाँ पे 11.71 आ रही है, यहाँ पे 11.69 आ रही है, यहाँ पर 11.74 आ रही है। इसका मतलब है कि 11 में ही ये वैल्यूज़ आ रही हैं। डैट मीन्स ऑल द रेट कांस्टेंट वैल्यूज़ आर कांस्टेंट। डैट मीन्स कि ये वाला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो वाकई में सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, सो डैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। एक जो चीज़ आप लोगों से इम्पॉर्टेंट और डिस्कस करनी है वो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। उन रिमेनिंग टॉपिक्स में एक चीज़ आपके पास आती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। कोलिजन थ्योरी बेसिकली प्रेडिक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। जो कोलिजन थ्योरी होती है वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर रही होती है, पर्टिकुलरली गैसेस के लिए। अब कोलिजन थ्योरी की डिफरेंट अजम्पशंस है, ये डिफरेंट अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड करती है। उसमें से फर्स्ट अजम्पशन ये है कि रिएक्शन जो कंप्लीट होगा, ये जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन द मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद ईच अदर। यानी कि जब तक के मॉलिक्यूल्स आपस में आके कोलाइड नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। एंड नॉट ऑल द कोलिजन्स विल बी इफेक्टिव इन नेचर। सारे के सारे कोलिजन्स जो है वो, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओनली दोज रिएक्शंस और ओनली दोज कोलिजन्स विल बी इफेक्टिव इन नेचर in which the molecules will possess sufficient energy to convert into the product। क्या बात मैंने कही कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, और सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। सिर्फ इन कोलिजन्स के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी जिनके पास मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें, और उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जो उनकी इंटरनल एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो करेंगे, कोलाइड होने के बाद बाउंस बैक हो जाएंगे, ठीक, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ ये कि कोलिजन थ्योरी में अफेक्टिव कोलिजन्स के साथ साथ आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत नेसेसरी है। इसका मतलब ये कि ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, वो जिन ओरिएंटेशन से कोलाइड कर रहे हैं वहाँ से अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर वो इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है तो देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दैट मीन्स कि कोलिजन थ्योरी बेसिकली 2 पॉइंट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। एक तो अफेक्टिव कोलिजन के ऊपर, एंड द सेकंड वन इज़ परफेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर अफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो तब भी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तब भी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कोलिजन थ्योरी के मुताबिक बेसिकली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन के ऊपर और परफेक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वही बेसिकली पॉइंट्स में लिखी हुई है, तो मैं आपको इसका मतलब बताती जा रही हूँ। मैं पढ़ नहीं रही इन पॉइंट्स को, या आप खुद से आराम से पढ़ सकते हैं, और वही बातें लिखी हुई है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये लिखी हुई है कि बिकॉज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कोलिजन कैन बी कैलकुलेटेड विद some degree of accuracy only for the gases. The application of the collision theory is limited to only the gas phase only. तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कोलिजन थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैशियस स्टेट के ऊपर ही वर्क करता है, क्योंकि गैशियस स्टेट में ही नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को काउंट किए जा सकता है ईजली। तो इस वजह से ये गैशियस सिस्टम के ऊपर ही अफेक्टेड है और गैशियस सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, गैशियस सिस्टम के अलावा एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि अफेक्टिव कोलिजन्स में क्या होता है। बेसिकली अगर आप ग्राफ को देखें तो हियर वी हैव एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन वाई एक्सिस। हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और वो एनर्जी बैरियर बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी का कहलाता है। ठीक है, तो if the colliding molecules will have enough energy which will be equal to the activation energy, then they will cross the energy barrier and they will be easily converted into the product. But if they will not possess
the enough energy which will be equal to the activation energy, then the collision will be not effective in nature and the colliding molecules will just bounce back. क्लियर है? तो मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में आपको टेक्स्ट में भी समझा दी और इस डायग्राम में भी समझा दी कि किस तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्रॉस करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। सही। सो दैट वाज ऑल अबाउट कोलिजन थ्योरी। अब हम आ जाते हैं एक और थ्योरी के ऊपर है, दैट इज़ आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी बेसिकली डिपेंड करती है या ये एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है इन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो Arrhenius series basically provides a relationship in between temperature and rate constant। और एक रूल होता है थम्स रूल। ये थम्स रूल क्या होता है, ये मैं आपसे पेपर में पूछ सकती हूँ कि थम्स रूल क्या है। तो थम्स रूल ये कहता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर और इफ़ यू आर डबलिंग द टेम्परेचर देन द रेट कांस्टेंट विल बी डबल। सॉरी, थम्स रूल ये कहता है कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को रेज करते हैं तो देन द रेट कांस्टेंट विल बी डबल। ठीक है, तो थम्स रूल को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, मैं वैसे ही आपको ज़बानी बता रही हूँ कि थम्स रूल क्या चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री रेज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है आपके पास वो डबल हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 30 डिग्री टेम्परेचर पे काम हो रहा है और अगर आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो आपके पास अगर रेट कांस्टेंट पहले 0.2 आ रहा है तो अब आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। ठीक है, तो हर 10 डिग्री रेज ऑफ टेम्परेचर के साथ आपके पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो डबल हो जाती है। ये आपके पास थम्स रूल बताता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो रेट कांस्टेंट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है। और यही बात जब मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट करते हुए बताया था तो मैंने आपको कहा था कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट ये सिर्फ चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सही, तो आर्हीनियस थ्योरी यही आपको बताता है कि क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आर्हीनियस थ्योरी की जो इक्वेशन है वो बेसिकली ये है कि k इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर आर टी। सही, इसमें a जो है वो बेसिकली आर्हीनियस कांस्टेंट है, ई ए इज बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी, r इज जनरल कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट एंड t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, सो ये आपके पास रिलेशनशिप है पूरा आर्हीनियस थ्योरी का। और आर्हीनियस थ्योरी का जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो बेसिकली है k इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर आर टी। अगर आप इसमें से इस पूरी इक्वेशन के ऊपर लॉग अप्लाई कर दें तो आपके पास ये हो जाएगा कि लॉग नेचुरल k इज इक्वल्स टू ए के ऊपर भी लॉग अप्लाई करेंगे तो एल एन ए हो जाएगा। और अगर इस टर्म के ऊपर एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर आर टी के ऊपर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर आप लॉग अप्लाई करते हैं तो वो टर्म उससे पहले चली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ई ओवर आर टी। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल बेसिकली वो ओमिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशन विदाउट लॉग है और ये विथ लॉग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ लॉग अप्लाई किया हुआ है। और अगर आपके पास दो टेम्परेचर्स हों तो ऑब्वियसली सी बात है कि दो टेम्परेचर के ऊपर जो रेट कांस्टेंट्स होंगे वो भी दो होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थम्स रूल में कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री यू विल गेट द डबल रेट कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर टेम्परेचर दो है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दो होगी। तो उस वक्त आपके पास जो आर्हीनियस इक्वेशन होगी वो नॉर्मल आर्हीनियस इक्वेशन नहीं होगी, वो आपके पास ये होगी जिसमें डबल रेट कांस्टेंट्स होंगे और डबल आपके पास जो टेम्परेचर्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्हीनियस थ्योरी। इसका मैं आपको न्यूमेरिकल देख सकती हूँ, न्यूमेरिकल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि आपको टेम्परेचर दे दूँगी, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दूँगी, आपसे पूछूंगी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, ये वाली सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी मुझे बता देंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी ये निकल कर आ रही है। ठीक है, या तो फिर मैं आपको दो टेम्परेचर्स दूँगी, दो रेट कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ दूँगी और आपसे पूछूंगी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो तब भी आप मुझे एक्टिवेशन एनर्जी बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा। या तो मैं आपको ऐसे दूंगी कि दो टेम्परेचर्स दे दूंगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दूंगी, आपको एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दूंगी और पूछूंगी कि सेकंड रेट कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो तब भी आप मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए सेकंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी।
ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, एज द नेम इंडिकेट्स, ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट इज बेसिकली द अनस्टेबल स्टेट विच विल बी फॉर्म इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट विल नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द वेरी अनस्टेबल स्टेट which will be of very high energy, and because of its high energy it will be unstable basically। तो वो अनस्टेबल स्टेट जो है वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अनस्टेबल स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है ऑन द रिएक्शन पार्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल रीअरेंजमेंट। इनिशियल और फाइनल यानी कि इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल ऑब्वियसली प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के दरमियान जो है वो एटम्स अपने आप को ऐसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं कि जिसकी जो चीज़ शक्ल में आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वही चीज़ बेसिकली आपके पास कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही इन वर्ड्स यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट and the initial states is basically closely related to the activation energy of the reactant। जो भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बेसिकली बराबर होती है डिफरेंस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एंड द इनिशियल स्टेट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम एनर्जी दैट अ रिएक्टिंग और द फ्लोइंग सिस्टम मस्ट रिक्वायर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक प्लेस। मैंने आपको पीछे बताया था कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वही जो चीज़ होती है वो पूरी एनर्जी होती है एक चीज़ के पास, और वो चीज़ आपके पास यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया है ट्रांजिशन स्टेट का। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट के पास वो एनर्जी होती है और वो एनर्जी कन्वर्ट कर देती है उसको अल्टीमेटली प्रोडक्ट में। सही है, so the rate at which the final state is attained is determined by the number of the activated complexes। जो रेट हम जो फाइनल स्टेट आपको मिलती है वो नंबर ऑफ़ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही सारी बातें जो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में है, वो आपको यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, और लास्ट में मैंने एक इसका जो है बेनिफिशियल पॉइंट में लिख दिया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल or a physical process may be expressed in terms of atomic and molecular dimensions, atomic masses, and interatomic or intermolecular forces। The transition state theory can also be formulated in thermodynamic terms। मैंने ये बात लिखी हुई है कि जो rate constant है in terms of transition state theory, transition state theory के मुताबिक जो जितनी चीज़ें हैं इनको हम थर्मोडायनामिकल टर्म्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस वजह से जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो जस्ट नॉर्मल आइसोथर्मल वे में मेंशन नहीं कर सकते, थर्मोडायनामिकल टर्म्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जब आप थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे तब आपको और ज़्यादा बेहतर वे में क्लियर हो जाएगा। सही, यहाँ पर मैंने आपको वही वाली एनर्जी डायग्राम जो प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी वही मेंशन की हुई है कि इनिशियल स्टेट मस्ट हैव द इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी। और जो टॉप पे आपके पास जो चीज़ आती है जो यहाँ पे बनती है वो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट इतना ज़्यादा एक्टिव हो, उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर दे, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ट्रांजिशन स्टेट के पास इतनी एनर्जी ना हो तो वो वापस से इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। ठीक, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।